सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक पर पेंट करने के दौरान करंट लगने से पेंटर की हुई मौत। बुधवार को शुरू होने वाली अग्निवीर की बहाली की तैयारी चक्कर मैदान में हुई पूरी। और नौकरी के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने वृषण पटेल को जारी किया नोटिस। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक के समीप पेंट करने के दौरान करंट लगने से एक पेंटर की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंगलवार को PWD क्वार्टर में पेंट करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मारीपुर निवासी नरेश राम उर्फ डब्लू के रूप में हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के PWD क्वार्टर में पेंट करते पेंटर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को मारीपुर चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। मृतक के भाई और उसके साथ काम कर रहे पेंटरों ने बताया कि सुबह 8:30 बजे नरेश PWD क्वार्टर में अपने साथियों के साथ पेंट करने के लिए घर से निकला था। PWD के क्वार्टर में यह सभी पेंट कर रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से नरेश की मौत हो गई। उसके बाद दोपहर में कुछ लोगों ने लाकर उसके शव को उसके घर के बाहर रख दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को मारीपुर चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम की सूचना पर काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी रवि गुप्ता दल बल के साथ मारीपुर चौक पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सड़क जाम कर समाप्त करवाया। काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी रवि गुप्ता ने बताया कि करंट लगने से पुताई कर रहे युवक की मौत हुई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो है ना सवेरे काम करने गया है 8:30 बजे। हमारे भाई है डब्लू राम, काम करने गया PW रोड में। हाँ, तो वहाँ 8:30 बजे गया है। 9:30 बजे हमारा गली के मुंह पर सब 2-3 गोरा मिल के धरा के यहाँ पर फेंक दिया है। हाँ, बेहोश हो गया था। यहाँ आया तो देख रहे तो सांसें नहीं चल रहा है। यहाँ देखे तो सांसें नहीं चल रहा है। किसने आ गया था काम करने? वो गया था PW के डी में है, PW रोड में है। 90 सरकारी क्वार्टर है, क्वार्टर है। सरकारी क्वार्टर था, ठेकेदार के नाम सर क्वार्टर था। सरकारी क्वार्टर में काम हो रहा था। साहब लोग भी थे, लोग भी थे। के नाम बताओ। कैसे मौके से हुई? करंट नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा फिरोज हो गया। आप लोग के साथ क्या था काम करने? और काम वो भी थे, मतलब हम बाहर में थे, वो अंदर में थे। काम कैसे हो गया? कैसे हुआ? करंट लगने से हुआ है? करंट से हुआ है। करंट से तो नीचे तक करेंगे। काम मौत कैसे हुआ बता दीजिए। मौत जैसे रहा कि जैसे भाड़ा पर से जैसे उतरा है और उतरा तो नीचे टाइल्स जो था उसी पर बैठ के पूरा दम पूरा चीज होने लगा। हाँ, अब वैसे जब होने लगा उसके बाद से कुछ चढ़ा हुआ था ना, अलमारी के ऊपर चढ़ा हुआ था। मारीपुर चौक के बगल के रहने वाले हैं नरेश राम। इनकी मृत्यु हो गई है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रीजन अभी पता नहीं चला है, पता चलने पर बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं है कैसे मरे हुए। रोड जाम क्लियर करा दिया। हाँ, रोड जाम क्लियर हो गया। कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। इन लोग के साथ जो भी उचित न्याय संगत कार्यवाही की जाएगी। जो भी अगर कोई दोषी होगा तो उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे, कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। साथ में काम करने वाले बता रहे PWD क्वार्टर में पेंट के दौरान। इसका जांच किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। जो होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। नौकरी के नाम पर यौन शोषण करने वाले मामले में मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने राजद के कद्दावर नेता वृषण पटेल पर वारंट जारी किया है। पूर्व मंत्री वृषण पटेल नाबालिग से रेप मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में कंप्लेन किया था, जिसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी। कंप्लेन केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषण पटेल न्यायालय में 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए, लिहाजा
जमानतीय वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉस्को की धारा 4 और 6 के तहत मुजफ्फरपुर पॉस्को कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से रेप मामले में पॉस्को कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी पूर्व मंत्री वृषण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था। जब वे हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी किया। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट में कंप्लेन दायर किया था, जिसमें पूर्व मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट कंप्लेन के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी किया है। इसमें जो पिटिशनर हैं उनको बहला फुसला करके उनके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया गया और उसको ब्लैकमेल भी किया गया, जिसका कि वीडियो फुटेज बना करके और बार बार एक बार नहीं घटना का बार बार डिप्टेशन किया गया। और वो लड़की बुरी तरह नाबालिग लड़की है और बुरी तरह फंस चुकी थी, जिससे न वो निकल सकती थी और न ही इसका विरोध कर सकती थी, क्योंकि अभियुक्त काफी दबंग राजनीतिक लोग और ऊंची पहुंच के लोग हैं, तो उनका विरोध करना साधारण परिवार की लड़की, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के लिए काफी कठिन हो रहा था। तो वो लड़की किसी तरह अपना वीडियो फुटेज उपलब्ध करा के हम लोगों के पास आके मिली और वीडियो फुटेज दिखलाई, जिसके बाद उसके घर पे मारपीट तोड़फोड़ भी किया गया और उसको प्रताड़ित काफी तरीके से किया गया कि किसी तरह भी वो मुकदमा दर्ज नहीं करे। यहाँ तक कि थाना भी गई, यहाँ की थाना में भी उसका केस नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद वो न्यायालय के शरण में आई और पॉक्सो 2 के कोर्ट में उसने कंप्लेन केस फाइल किया, जहाँ की कोर्ट जो है मामले को सत्य पाया है और सत्य पाते हुए संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद अभियुक्त को सम्मन किया, नोटिस किया है, लेकिन अभियुक्त सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उनको वारंट किया गया है, अवेलेबल वारंट हुआ है। मामला है सर, क्या आदेश हुआ? कंप्लेंट केस फाइल हुआ था और कंप्लेनेंट की तरफ से विक्टिम का ऐसे हुआ था और अन्य गवाहों की गवाही करा के उसको क्लोज किया गया था। उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसमें पाया गया और एक्यूज्ड वृषण पटेल पर सम्मन किया गया और सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए तो प्रोसेस आगे बढ़ा है, वही है अभी। हाँ, अवेलेबल वारंट का प्रेयर। मामला क्या था सर? वो 376 और 6 पॉक्सो एक्ट का मामला है ये। उसके साथ रेप करने की बात आई है। मामला सत्य पाया जाता है तो क्या सजा मिलेगी, मिल सकती है? मामला ट्रायल चलने के बाद अगर गवाहों की गवाही होगी तो उसमें 6 पॉक्सो एक्ट में मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या परिचय हुआ सर? हमें इस कोर्ट स्पेशल कोर्ट पॉक्सो कोर्ट नंबर तुर्की थाना क्षेत्र के एनएच पर बुलेरो सवार अपराधियों ने दवा से लदी पिकअप को लूट लिया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने रविवार की देर रात दवा से भरे एक पिकअप को लूट लिया। वहीं लूट के दौरान पिकअप चालक की अपराधियों ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की देर रात एक पिकअप पटना से दवा लोड कर मधुबनी जिले को जा रहा था और जैसे ही वह तुर्की थाना क्षेत्र में पहुंचा कि बुलेरो सवार तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पिकअप चालक को बंधक बना लिया और अपने गाड़ी में पिकअप चालक को बैठा लिया और अपराधियों ने पिकअप चालक से पिकअप में लगे जीपीएस के बारे में पूछने लगा। जब पिकअप चालक ने बताया कि उसे नहीं पता कि पिकअप में जीपीएस कहां लगा हुआ है, तब अपराधियों ने पिकअप चालक की जमकर पिटाई कर दी और पिकअप चालक को अपने बुलेरो में बंधक बना लिया और अपराधी पिकअप लूटकर फरार हो गया और अपराधियों ने अपने गाड़ी में बंधक बनाकर रखे गए
पिकअप चालक का हाथ और आंख को बांधकर कुछ दूर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं पूरे मामले में डीएसपी वेस्ट 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि देर रात बुलेरो सवार अपराधियों के द्वारा एक पिकअप लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। मामला ये है कि हम पटना से मेडिसिन लादे थे, वो सकरी का, और बीच रास्ते में यही पड़ता है अपना बलिया, पड़ता है। और बलिया के पास आए तो वहाँ सोए थे, सो करके उठे 3 साढ़े 3 बज रहा था। वहाँ से थोड़ा आगे आया 7-8 किलोमीटर आगे, तो देख रहे हैं बोलेरो से आए और हमको हाथ दिए, रोक दिए। रोकने के बाद हम गाड़ी रोक के तुरंत हमको गाड़ी से खींच करके अपने गाड़ी में रख लिए। बोले दारू ढोता है, दारू का बिजनेस करता है। उठा के वो अपने गाड़ी में रखा और उसके बाद से लगा हमको मारने। बोला गाड़ी में बता जीपीएस कहाँ है। वहाँ बोला था थाना में लेके जाना है, थाना में लेके गया नहीं। हमको बोलेरो में कौन बैठा हुआ था? बोलेरो में कौन बैठा हुआ था? बोलेरो में वो लोग गुंडा बदमाश थे, 7-8 आदमी थे उसमें। एक आदमी हमारे गाड़ी में रह गया उसमें लोगों का। हमारा सब सामान उसी में है। जो हम बंडी पहने थे वो बंडी मेरा फाड़ करके हाथ पीछे बांध दिया और आंख बांध दिया था, ये मुंह बांध दिया था। और जब वो लोग पूछ रहा था जीपीएस बता कहाँ है, तो नहीं बताते थे, तो उतने ही लात घुसा वो लोग मारते थे, जूता मारते थे। पूरा मेरा पीठ घवाई कर रखा है उन लोगों ने। उसके बाद ले जाकर के हमको उधर कचड़ा में फेंक दिया था। कचड़े से सुबह में आदमी एक बुड्ढे से आए तो हमको देख करके निकाले, तो वहाँ का पब्लिक आया। पब्लिक आने के बाद तुर्की थाना को फोन हुआ, तो 1 घंटा बाद तुर्की थाना हमारे यहाँ पहुंचा, वहाँ पे हमारे पास में। जब तक मेरा हाथ वैसे ही बंधा था, पुलिस आया, वहाँ पे पुलिस लाया, तो हमको वहाँ बलिया बोलने के बजाय हमारे मुंह से ये निकल गया कि पीछे का चौराहा का नाम, क्योंकि हम डिफरेंस में थे उतने टाइम में। 3 घंटा वो लोग हमको बहुत मारा था, तो वहाँ नाम रखने में तो हमको डिस्टर्ब हो गया। वो लेकर के वो लोग हमको दोबारा गए तो भगा दिए वहाँ से। बोल रहे हैं कि तुम उसी के थाने में जाओ। हम अपना गाड़ी के जीपीएस दिखा रहे हैं कि इतने बजे तक हम ड्राइवरिंग किए हैं। इसके बाद जो किया है वो लोग गाड़ी जब से वो लोग मतलब 3 बज के कुछ मिनट से गाड़ी का ड्राइवरिंग वही लोग किया है। कहाँ ले गया न ले गया है वही लोग बताएगा। हमको अपने गाड़ी में डाला, जब से केवल मारा है। जब तक जीपीएस मिला नहीं, जीपीएस मिलने के बाद छोड़ दिया, ले जाकर हमको फेंक दिया। गाड़ी कहाँ है हमको नहीं मालूम है। अच्छा जा रहे हैं तो तुर्की थाना में गए, एक बार गए तो बोले जो तुम्हारा वहाँ का मैटर है, तो हम गलती से वहाँ का जगह रख दिए। तो वहाँ गए तो वो लोग बोले यहाँ का एरिया नहीं पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है, तुम मुजफ्फरपुर में जाओ। वहाँ पे तुर्की में फिर दोबारा आए तो वहाँ 2 आदमी बैठे थे। हम ही को लगे गाली देने, भग जाओ यहाँ से, भगोगा कि नहीं भगेगा। तो हम वहाँ से फिर चले आए, तो हम मुजफ्फरपुर में फिर आए हैं एसपी जी के पास। अब एसपी साहब यहाँ है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है नितेश दुबे। कौन गाड़ी था आपका? बोलेरो पिकअप था, गाड़ी हमारा अपना है, अपना नाम से ही है। हुआ था घटना? ये सुबह, आज का सुबह का बात है, 3:30 बजे का। ये 3:27 की घटना है, जो कि हमारे पास ये प्रूफ के तौर पे रखा पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर पड़ेगा गोपालगंज में। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी? गाड़ी जा रही थी पटना से सकरी कौन, दरभंगा जिला? हाँ जी। दवा लोड था का मामला से सामने आ रहा है तुर्की का केस। तुर्की थाना क्षेत्र में परसों 3 बजे भोर में दवाई लोड कर करके पिकअप गाड़ी ला रहा था। गोपालगंज का मालिक था और ड्राइवर भी थे। तो रास्ते में तुर्की थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उसको रोक करके बोलेरो से ओवरटेक करके रोक करके पिकअप गाड़ी लूटने के बाद प्रकाश में आई है। पुलिस इस संबंध में केस दर्ज कर ली है और इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द ही इस संबंध में सफलता मिलेगी। क्या कुछ लगता है सर, मतलब जिस तरह से अपराधी जो है घटना को अंजाम दिया है? हाँ, इसमें अभी तक जो भी प्रकाश में आई है, घटना में शामिल अपराध कर्मियों का पता चल गया है और उसके गिरफ्तारी और पिकअप के बरामदगी का प्रयास की जा रही है। 20 लाख रुपए की दवा होने के बाद सर जो भी दवा हो गाड़ी में लोड थी और गाड़ी समेत दवाएं और गाड़ी के साथ। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ के जवानों ने 7 नाबालिग बच्चों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार में गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी कमाई और सुविधाओं का लालच देकर देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी कराने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसे तो दिए जाते ही हैं, साथ ही उससे काम भी ज्यादा लिया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में भी सामने आया, जब रेलवे पुलिस ने मानव तस्करी में शामिल समस्तीपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया और 7 बच्चों को उसके कब्जे से मुक्त कराया। ये सभी बच्चे और तस्कर 19,602
उदयपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस में सवार थे। रेलवे पुलिस सभी बच्चों के एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद चाइल्ड लाइन के हवाले कर परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही इस बात की जांच में भी जुटी है कि यह गिरोह अब तक कितने बच्चों को बाल श्रम में धकेल चुका है। रेल एसपी गौरव मंगला ने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी की अधिकारी साथ बचपन बचाओ आंदोलन की एपीओ की सूचना पर मानव तस्करी की रोकथाम के क्रम में गाड़ी संख्या 19,602 उदयपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ डरे सहमे बच्चों को बैठा पाया गया। जब इन बच्चों से पूछताछ की गई तो कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें गुड़गांव में टाइल्स लगाने का काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। बाद में बच्चों को ले जाने वाले युवक को गाड़ी से उतारकर पूछताछ की गई तो बच्चों को ले जाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अक्षय सदा, उम्र 29 वर्ष, पिता राम नरेश सदा, ग्राम मुक्तापुर, वार्ड नंबर 5, थाना कल्याणपुर और जिला समस्तीपुर बताया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद अक्षय सदा ने बताया कि मेरे साथ कुल 7 बच्चे हैं जो सभी खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। इन सभी को लेकर मैं गुड़गांव जा रहा हूं और वहां पर सभी बच्चों से टाइल्स लगवाने का मजदूरी कराता हूं। सभी बच्चों से नाम पता पूछते हुए सत्यापन किया गया तो सभी बच्चों का नाम पता सही पाया गया, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के तहत एपीओ के हवाले कर दिया गया है। जी, कल दिनांक 8 जुलाई को आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया, आरपीएफ के द्वारा कि एक व्यक्ति के द्वारा 7 नाबालिग बच्चों को कहीं मजदूरी कराने के लिए लेके जाया जा रहा है। आरपीएफ के द्वारा इस व्यक्ति को और उन बच्चों को सुपुर्द किया गया, जिसके आलोक में मुजफ्फरपुर थानों में कांड दर्ज किया गया। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है? जी, जो व्यक्ति साथ में बच्चों को लेके जा रहा था, इनका नाम अक्षय सदा है, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। कितने बच्चे? 7 बच्चे। क्या मोटिव था इनका और कहाँ से? जी, इनको खगड़िया से लाया जा रहा था और मोटिव लेबर बताया जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? जी, गुड़गांव में। वाटर वैली वाटर पार्क में मनी मिराज की टीम ने अपने नए गानों की लॉन्चिंग की। शेरपुर अनंत एनएच स्थित वाटर वैली वाटर पार्क में बिहार के प्रसिद्ध कॉमेडी यूट्यूबर मनी मिराज की टीम मस्ती करते नजर आई। मनी मिराज और चश्मिश ने अपने नए गानों की लॉन्चिंग की। इस दौरान पूरी टीम अपने नए गानों पर रेन डांस पर थिरकती नजर आई। मनी मिराज की टीम को देखने के लिए हजारों दर्शक पहुंचे थे। मनी मिराज की टीम की एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू दिखे। चश्मिश इस वाटर पार्क में आकर काफी खुश दिखी और कहा कि हमने अपने नए गानों की लॉन्चिंग के लिए वाटर वैली को चुना है, जो कि काफी खूबसूरत है। सबसे पहले तत्काल खबर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आप सबकी अपनी चश्मिश, वन ऑफ द ग्रेट उर्फ शीला, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मुजफ्फरपुर वाटर वैली पार्क आके। बहुत ही प्यारा लोकेशन है और खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पे जो वाटर पार्क में आया, नहा करके कैसा लग रहा है? नहा ही नहीं अभी तक मैं, नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। रील्स में मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, सभी क्रिएटर्स के साथ रील्स बनाना है और जितने क्रिएटर्स हैं खूब एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक एक करके मौका मिल रहा है रील बनाने का। जैसे कि हमारा हाल फिलहाल में एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, मेहनत तो जारी है, बोलो कब मेरी बारी है। तो सबको एक एक करके बारी मिल रहा है, सबका टाइम आ रहा है, सब लोग एक एक करके रील बना रहे हैं। और इस गाने की सबसे बड़ी खासियत जो है, त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज़ हुआ है और हमेशा की तरह जैसे सभी गानों पे कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट रहता है, उसी तरीके से इस गाने पे भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट है, जो कि सरप्राइज मैंने अनाउंस कर दिया है। क्या है, एक बार कैमरा के माध्यम से बताइएगा तो क्या है सरप्राइज? जिस भी क्रिएटर का, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो, जिसके 100 फॉलोवर्स हो या जिसके 20 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोवर्स हो, मैटर नहीं करता, जिसका व्यू सबसे ज़्यादा जाएगा उसको 1 लाख का गिफ्ट दिया जाएगा। कैश नगद दिया जाएगा। अगर उनकी इच्छा है तो 1 लाख का और भी कुछ ले सकते हैं एज पर डिमांड, जो उनकी डिमांड हो। सेकंड विनर को 75,000 और थर्ड विनर को 50,000 का गिफ्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ 20 यूजर्स को स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। ये वाटर वैली की तरफ से है या आपकी तरफ से? ये हमारी तरफ से है, त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से है। और वाटर वैली जो वाटर पार्क है, यहाँ पे सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। यहाँ के मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छे से, पूरे लोग यहाँ के पूरे स्टाफ हमें कोऑपरेट कर रही है। और आप लोग जितने भी लोग हैं मुजफ्फरपुर के, स्पेशली बोलना चाहूँगी, आप लोग यहाँ आइए,
खूब मज़ा आएगा। यहाँ का जो रेट है वो किस तरह का है, सभी लोग के लिए? मैनेजर एक्सप्लेन करेंगे क्या है यहाँ का, कैसे क्या है। देखिए, मैम के आने की खुशी में वाटर पार्क मैनेजमेंट ने रेट को रिवाइज कर रही है और हम लोग फ्लैट 200 रुपया जो भी बेसिक प्राइस है उस पर डिस्काउंट लगा रहे हैं। ये मैम की आने की खुशी में हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये लगातार मतलब चलेगी, 15-20 दिन 1 महीने तक चलेगी। जो भी युवाओं के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधा मुहैया? देखिए, युवाओं और फैमिली के लिए हमारे पास वाटरफॉल है, स्लाइड पूल है, रेन डांस है, वेव पूल है, मल्टी लेन है, मल्टी पूल है, तो बहुत सारे राइड्स हैं जिसमें युवाओं, बच्चे और फैमिली जो भी हैं वो फुल एंजॉय कर सकते हैं। कितने दिन तक ये चालू रहता है? जैसे कि हफ्ता में 100 दिन पानी? टाइमिंग इसका 10:30 में हम लोग ओपन करते हैं और 5-5:30 बजे शाम को बंद करते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10:30 बजे एंट्री करके आप 5 बजे जा सकते हैं। अच्छा, और संडे का चार्ज या अदरवाइज मंडे हो गया, ट्यूजडे का, उसका रेट थोड़ा बताइए। मंडे टू ट्यूसडे अभी 400 आएगी और संडे सैटरडे आपको 500 है। सिर्फ संडे टू सैटरडे ना? ये 600-700 का हम लोग का प्राइस है, जिसको हम लोग रिवाइज किए हैं। 700 जो प्राइस था 700, उसको हम लोग 500 किए हैं मैम के आने की खुशी में। और जो हमारा 600 जो रेट था उसको हमने 400 किया है। ये जो रेट रिड्यूस किए हैं वो हमेशा के लिए या आज? ये अभी कंटिन्यू रहेगी, कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। आने वाली श्रावणी मेला को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस लगातार रखेगी पैनी नजर। मुजफ्फरपुर में 22 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर से ट्रेन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर होकर सुल्तानगंज और पहलेजा जाते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी को भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी और जवानों की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। इसके अलावा भीड़ के दौरान ट्रेनों की सटीक जानकारी सहयोग काउंटर से उद्घोषणा के माध्यम से मिले, इसके लिए इंक्वायरी काउंटर के कर्मचारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। रेल एसपी गौरव मंगला ने बताया कि भीड़ को लेकर जनसंघ परिषद और प्लेटफॉर्म पर सही और 100% लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। खराब लाइट और पंखा का आकलन कर बदलने का निर्देश संबंधित विभाग को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त सफाई और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। जी, हमारे जिन भी स्टेशन पे हमें आशंका है कि भीड़ ज्यादा होगी, खासकर मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर हम लोग पर्याप्त अतिरिक्त बल की व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मुजफ्फरपुर, सोनपुर जी, जिन भी हमारे थानों में ज्यादा भीड़ की संभावना है सभी में अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाएगा? जी, जो जहाँ भी हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि क्राउड बिल्डअप होने के डेज ज़्यादा है, ज़्यादातर मंडे को ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, उस दिन एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी। सुरक्षा के लिए अलग से क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में उपद्रवी और सामाजिक तत्व के लोग भी आते हैं क्योंकि नेपाल से कनेक्टेड। तो जैसे स्टेशन पे सीसीटीवी कवरेज भी है और हमारे लोग लगातार उसको मॉनिटर भी करेंगे। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स और सिपाही और प्लेन क्लोज में भी कुछ लोग रहेंगे जो किसी प्रकार की अप्रिय घटना यात्रियों के साथ ना हो। बुधवार को चक्कर मैदान में शुरू होने वाली अग्निवीर बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई। 8 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर का ये सेना भर्ती का क्षेत्र है और यहाँ पर कल से अग्निवीर जो अभ्यर्थी हैं कल से यहाँ पर अपना दौड़ करेंगे और यहाँ पर जो प्रक्रिया है बहाली की वो पूरी होगी और ये चक्कर मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कल सेना के लिए जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आके अपना टेस्ट देंगे। जो दौड़ है वो दौड़ पूरा करेंगे, जो फिजिकल टेस्ट है उस टेस्ट को करेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि क्या दृश्य है। हर तरफ से बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है और जो व्यवस्था है वो पूरी तरह सुदृढ़ व्यवस्था है। यहाँ पर बारिश का भी मौसम है, बारिश को देखते हुए जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह एक जो अभ्यर्थी है उसके लायक बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस ट्रैक के बगल में नाला भी बनाया गया है, जो यदि बारिश हो तो बारिश का पूरा पानी इस नाले में चले जाए और ट्रैक पूरी तरह सूखा हुआ और कंप्लीट रहे, जिस पर अभ्यर्थी दौड़ लगा सकेंगे। ये जर्मन टेंट लगाई गई है। इस जर्मन टेंट में अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे और जो प्रक्रिया है उस टेंट में ही पूरा करेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे कि जो टेंट लगी हुई है उस टेंट में अभ्यर्थी को पूरी तरह से नज़र में रखते हुए ये टेंट लगाई गई है। कोल्ड रूम बनाया गया है, हर तरफ से बैरिकेटिंग की गई है।
मुजफ्फरपुर का ये चक्कर मैदान है और चक्कर मैदान पर अग्निवीर का जो बहाली होना है वो कल से शुरू होगा और 19 जुलाई तक इसकी प्रक्रिया होगी। कल से अग्निवीर के जो अभ्यर्थी है यहाँ पर दौड़ लगाएंगे और उसकी हर रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएंगे। बताया गया है कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में 8 ऐसे जिले हैं जिनमें के अभ्यर्थी इस दौड़ में भाग लेंगे और जो अभ्यर्थी इस दौड़ में भाग लेंगे वो सेना बहाली की प्रक्रिया पूरा करके ही सेना में जाएंगे। करजा थाना क्षेत्र में हुए जौन हत्याकांड मामले में न्यायालय ने हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 13 जनवरी 2021 को मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के पकरी गांव में मामूली विवाद में भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत पासवान उर्फ जॉन की हत्या मामले में मंगलवार को 3 साल केस चलने के बाद SC/ST विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी शाहबाज अंसारी और विक्की राम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही SC/ST मामले में 1 साल की सजा अलग से सुनाते हुए विक्की राम को 20,000 का और शाहबाज अंसारी को 50,000 का अर्थदंड सुनाया है। अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ जॉन की 2021 में उनके ग्रामीणों के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। SPG ट्रायल में रंजीत कुमार उर्फ जॉन की हत्या में शामिल शाहबाज अंसारी और विक्की राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं मृतक रंजीत कुमार उर्फ जॉन की मां रेखा देवी ने बताया कि उनका बेटा भीम आर्मी का नेता होने के साथ ही पकरी चौक पर जिम सेंटर भी चलाता था। रात को शाहबाज और रंजीत के छोटे भाई के बीच मोबाइल में वीडियो देखने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इससे देखते हुए रंजीत भी वहां पहुंच गया। जब रंजीत ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो शाहबाज अंसारी ने उसकी पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आज न्यायालय ने दोनों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने फांसी की मांग की थी, पर न्यायालय ने जो भी सजा दिया है उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय हुआ है। आज उनके बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। ताई बेटा के अन्याय मिलक, बेटा तो न सूरत देखावे लेकिन अन्याय दिलन, अन्याय हमरा मिलक। खुश ना हाथी बेटा से कहूँ खुश रह फांसी के, लेकिन ठीक है अब तो फांसी के सजा मांगले रही है, लेकिन चलो अथी कह दिलन है तो ऊपर हम थोड़ा सा आत्मा संतुष्ट थोड़ा सा अयलक है। धान सोग आ छी पुसोग ना रही छी। नाम क्या हुआ? हमार नाम रेखा देवी। घटना क्या हुआ था? कुछ घटना कुछ ना हुआ। अमर बेटा दूरा पर था और कैसे न कैसे आके अमर के मोबाइल छीना मारने लगा। एक बार में बेटा हमारे ड्यूटी से आया, शाम के समय था। बेटा बैग ऐसे उतारा, कहा मम्मी गेट खोले। अब बेटा निकला, मतलब ऐसा चिल्ला रहा था, इसको मार रहा था। भाई चिल्लाया, वहाँ बेटे के पीठ पर निकले। बस देख रहे कि 5 आदमी से घेर के उसको एकरा मार रहा है। मारने के बाद में इसको हम दौड़े, भाई एकरा के हम ऐसे धकेले, एकरा सामने कि बाप रे छुरा ले हो। इतने में बेटा के कच्चा कच छुरा मार दिया। जौन का रोनो जी, जौन का हमारे नजर के सामने। अब बिकिया पीछे से पकड़े था, मार सला के बस। एक जो है सो कि सामाजिक कार्यकर्ता था, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष था, समाज में काफ़ी प्रचलित था। समाज के सभी वर्गों के लोगों को, दबे कुचले को आवाज़ था। अब जिसका जो है सो राजनीतिक साजिश के कारण उसी के गांव के ग्रामीण शाहबाज अंसारी, विक्की राम एवं अन्य 3 अभियुक्तों के द्वारा चाकू भोंक कर हत्या कर दी गई, जिसके कारण करजा थाना कांड संख्या 16/21 दर्ज हुआ। और उसमें आज ट्रायल में SPG ट्रायल के माध्यम से हम लोगों ने माननीय न्यायाधीश SC/ST के यहाँ उनके मुकदमा में उनको सजा हुआ और उसमें जो सजा हुआ है आजीवन कारावास। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में।
नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ लें और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। LS कॉलेज के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। अभाविप के 76वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर लंगत सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माण में छात्र युवाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर ममता कुमारी ने बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल में घर पर बैठी थी,
किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने पीपीटी किट पहनकर ऑक्सीमीटर और थर्मोगन लेकर समाज के बीच जाकर उनकी जांच और जागरूकता फैलाने का काम किया। ऐसी गतिविधि अभावित का कार्यकर्ता ही कर सकता है। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य केसरी नंदन शर्मा ने कहा कि अभावित 76 वर्ष का हो गया है। किसी छात्र संगठन का 76 वर्ष का हो जाना अपने आप में दर्शाता है कि उनकी कार्यशैली, उनका अनुशासन कितना दृढ़ होगा। लंगत सिंह कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने संगठन से जुड़ी कई अहम बात कही। मंच संचालन जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 76वां दिवस है। इसके उपलक्ष्य पे लंगट सिंह महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष के लंगट सिंह महाविद्यालय इकाई के द्वारा नृत्य, नाटक, एकल गीत का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि लोग भी आए। मुख्य अतिथि जैसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के वीसी, ये सब भी आए और आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ इसको लेके हम यही कहना चाहते हैं कि आज बहुत उत्साह की बात है कि आज हम लोग का 76वां स्थापना दिवस है। जैसे कि कई छात्र संगठन हैं जिनका 10-12 साल होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग 76 साल से निरंतर कार्य करते रहते हैं, किए हैं और ये 76वां साल हम भी कुछ ही दिन पहले जुड़े, 1 साल होने के हुए और आज कई कार्यक्रम किए, जैसे 7-8 कार्यक्रम हो गए और आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर रसोइया संघ ने समरनालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। रसोइयों को 10,000 मासिक मानदेय देने, साल में 10 महीना के बजाय 12 महीने के मानदेय का भुगतान करने, मध्याह्न भोजन योजना से एनजीओ को अलग करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोई संघ एक्ट 2 के बैनर के तत्वाधान में समरनालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। रसोइयों ने कहा कि पूरे बिहार में आज मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना रखा गया है। अगर अभी हमारी मांगों को राज्य और केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग लंबा लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। की कई मांगे वर्षों से पड़ी हुई हैं। बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी से कम पर 1650 पर उनसे काम करवा रही है। केंद्र सरकार भी अपना अनुदान नहीं बढ़ा रही है। इसी के खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन पूरे बिहार में है। हम लोगों की ये मांग है कि सरकार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक न्यूनतम 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से अलग किया जाए। इन्हें स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। मातृत्व अवकाश दिया जाए। इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। झाड़ू लगाना और दूसरे काम से इन्हें अलग किया जाए। रसोइयों की बहाली छात्रों के अनुपात में की जाए और इसमें रिटायर और जिनके घर के लोग मर गए हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरे प्रदेशों में भी जो है उस सीमा को देखते हुए बिहार के रसोइयों को तत्काल इन्हें अच्छी मात्रा में राशि दी जाए, इन्हें मानदेय दिया जाए। आप लोग लगातार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन मांग पूरा नहीं हो रहा है। ये सरकार, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, मजदूर विरोधी सरकार है। रसोइया समाज के निचले हिस्से के लोग हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार और दिल्ली की सरकार समाज के निचले हिस्से के लोगों के आवाज को बिल्कुल नहीं सुनती है, कारपोरेट घरानों के पक्ष में काम कर रही है। इसलिए लंबी लड़ाई है इस सरकार के खिलाफ। जल्द ही बदलेगा मरीन ड्राइव का लुक, खुलेंगे सैकड़ों फूड स्टॉल। स्मार्ट सिटी से सिकंदरपुर मन के चल रहे सौंदर्यकरण कार्य को पूर्ण करने की कवायद अब अंतिम चरण में है। निर्माण एजेंसी दिन रात मजदूर को लगाकर काम पूरा कराने में जुटी है। दूसरी तरफ मन यानी करबला व मरीन ड्राइव रोड को सजाने संवारने का काम भी शुरू हो गया है। राजधानी पटना की तरह मरीन ड्राइव रोड किनारे स्ट्रीट फूड की दुकानें लगेंगी, यानी मन व मरीन ड्राइव रोड का लुक जल्द ही आपको बदला बदला दिखेगा। इसके लिए 100 स्ट्रीट फूड स्टॉल स्मार्ट सिटी एजेंसी बनवा रही है।
एक ही तरह का स्टॉल मन व मरीन ड्राइव रोड पर लगेगा ताकि देखने में सुंदर लगे। अभी जो स्टॉल बन रहा है इसे सिकंदरपुर मन के चारों तरफ लगाने की योजना है। सबसे ज्यादा 50 स्टॉल लेक 2 यानी मरीन ड्राइव रोड के किनारे लगाए जाएंगे। लेक 1 में भी 25 दुकानें लगेंगी। लेक 1 का एरिया मुजफ्फरपुर क्लब से सटा है, वहीं लेक 2 का एरिया डीएम आवास व मरीन ड्राइव रोड के बीच एवं लेक 3 का एरिया रामेश्वर सिंह कॉलेज के बगल एवं मरीन ड्राइव रोड के उत्तर का हिस्सा होगा। वहीं अभी से कुछ बिचौलियों द्वारा लोगों को बहला फुसलाकर दुकान आवंटित करने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का काम भी चरम पर है। बिचौलिए भोली जनता को झूठा दिलासा देते हैं कि निगम के अधिकारियों से वे पैरवी कर आपको दुकान अलॉट करवा देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की मेयर निर्मला साहू ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए बताया कि ऐसे बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद नगर विकास विभाग के द्वारा जो टेंडर की प्रक्रिया होगी उसको ध्यान में रखते हुए टेंडर करवाया जाएगा। अगर आपसे कोई दुकान दिलवाने के नाम पर पैसे मांगता है तो तुरंत सूचित करें, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मुजफ्फरपुर के जो सिकंदरपुर एरिया है वहाँ पर मरीन ड्राइव पर सौंदर्यीकरण के तहत स्मार्ट सिटी के द्वारा वहाँ पे दुकानें जो बननी शुरू हुई है, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी उसका काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण उसको 9 महीने का भी सेवा उसको विस्तार किया गया है उसको काम पूरा करने के लिए। तो उन दुकान बन रही है वहाँ पर। कई लोग मैम दुकान के नाम पर अन्य लोगों से दिलवाने के नाम पर पैसा देने की बात सामने आ रही है। ये गलत है। मैं सभी मुजफ्फरपुर वासियों से मैं ये आग्रह कर रही हूँ कि वहाँ पर ऐसा कोई दुकान जो बिचौलिए लोग जो है दुकान के बारे में जो बोर्ड बता रहे हैं सो गलत है। अभी स्मार्ट सिटी उन दुकानों को बना रहा है, अभी वो नगर निगम को भी हैंडओवर नहीं है। मुझे भी इस बात की सूचना मिली है कि कुछ बिचौलिए लोग इसके लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस जो अगर ऐसी डिमांड करता है पैसे के लिए तो आप उसमें नहीं फंसे, और वैसे कोई जानकारी होती है तो आप लोग बताइए, उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। आने वाले समय में मैम दुकान का अगर किसी नागरिक शहरवासी को लेने की इच्छा हो तो कैसे संपर्क? जब स्मार्ट सिटी के द्वारा जब दुकान वो बन जाएगी तो नगर निगम जब हैंडओवर होगा तो उसके लिए बिहार सरकार की क्या गाइडलाइन आती है, इसमें ये भी बैठक में हम लोग बताया गया था कि इसकी कमेटी बनेगी। जब उसकी कमेटी बन जाएगी तो फिर न्यूज़पेपर में इस चीज को निकाला जाएगा तो लोगों को खुद पता चलेगा कि वो दुकान मतलब कि अब तैयार है। तो उसमें क्या प्रक्रिया आएगी तो बिहार सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। कितने दिन में मरीन ड्राइव का काम लगभग पूरा हो जाएगा? 9 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है, तो 9 महीने में लोग को मतलब कि लास्ट डेट है उन लोग को काम कंप्लीट कर देने का, तो अगले साल में ही 25 तक तैयार हो जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज जिले के उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद में वन महोत्सव के दूसरे दिन परिषद प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, महामंत्री सज्जन शर्मा, प्रमोद जाजोदिया, अनूप कुमार ककरानिया, अरुण कुमार, महेंद्र तुलसियान ने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि पर्यावरण वह क्षेत्र है जिसमें हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों का भविष्य निहित है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर की हवा, पानी, मिट्टी और जीवों का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरी जीवन शैली का आधार है और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा पर्यावरण हमारी धरोहर है। हमें समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संगठनों का काम नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु समाज के सभी धर्म और वर्ग के लोगों को आगे बढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। आज हम लोगों ने वन महोत्सव के दूसरे दिन पर्यावरण संरक्षण
में हमारी क्या जिम्मेदारी है, चैम्बर की जिम्मेदारी, आम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करते हुए आज हम लोगों ने पौधारोपण का काम चैम्बर की तरफ से किया है। आज का कार्यक्रम हम लोगों का यही था कि जो है पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, जो हमारे भविष्य के लिए, जो है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण अगर मान लीजिए सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से पर्यावरण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हर लोगों की है, आम लोगों की है, हम सभी लोगों की है। इस प्रकार से इस साल गर्मी पड़ी है, सरकार द्वारा भी अपील किया जा रहा है कि पेड़ को लगाएं। देखिए, सरकार के द्वारा जो पेड़ को लगाएं, ये अपील जो की जा रही है, सरकार भी अपने स्तर से काफी इस काम को करती आ रही है, लेकिन जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ये सफल नहीं होगा। और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है कि जन साधारण की सहभागिता इस कार्यक्रम में कैसे हो, यह प्रेरणा देने का काम चैम्बर के द्वारा किया गया है। सरकार के द्वारा तो इस तरह का कार्यक्रम बरसों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम सभी लोगों को उसमें मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। चैम्बर की तरफ से आम लोगों के लिए क्या अपील करें? आम लोगों के लिए अपील है कि भाई पर्यावरण की रक्षा कीजिए। आप जहां भी रहते हैं, जहां अगर थोड़ी सी भी अगर आप जगह हो खाली, तो वहां पेड़ पौधों को रोपिए, क्योंकि वो जो है पेड़ पौधा जो है, जो उससे जो ऑक्सीजन हमको मिलता है, वो निश्चित रूप से हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। आज जो है शहर में शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है, इस शहरीकरण के दौर में कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा करने की बहुत ही जरूरत है। आरडीएस कॉलेज में रेड रिबन रन मैराथन का आयोजन किया गया। आरडीएस कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड रिबन मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में रेड रिबन रन मैराथन का आयोजन किया गया। इसके तहत छात्र एवं छात्राओं ने 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ लगाया। इस दौड़ में कुल 10 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जज के रूप में डॉक्टर अनुराधा पाठक, डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर पयोली ने बताया कि मैराथन के लिए चयनित छात्र छात्राएं जिला स्तरीय आयोजन में भाग लेंगे। उसके बाद वहां जो छात्र छात्राएं चयनित होंगे उन्हें राज्य स्तरीय मैराथन में भाग लेना होगा। प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह ने मैराथन के लिए चयनित सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। छात्रों में लाभ कुमार, ऋषभ कुमार, अभिषेक कुमार, प्रणव प्रताप आर्य और छात्राओं में सृष्टि प्रसून, पूजा कुमारी, अंशु कुमारी, पूजा रानी, खुशी कुमारी एवं अंजलि कुमारी का चयन किया गया। कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों ने मैराथन के लिए चयनित छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। आज एनएसएस की ओर से रेड रिबन रन मैराथन आयोजित 24 आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेड रिबन एक क्लब है जो युवाओं को बहुत सारी बीमारियों के संबंध में, जैसे एड्स के संबंध में, फाइलेरिया के संबंध में और भी कई सारी बीमारियों के संबंध में बराबर जागरूक करता रहता है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज आरडीएस कॉलेज एनएसएस इकाई आयोजित कर रही है, रेड रिबन रन मैराथन, जिसमें 5 बेस्ट बॉयज़ और 5 बेस्ट गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इनका 5 किलोमीटर का रन है। पहले ये चुनाव हमारे महाविद्यालय स्तर पर होगा, फिर ये जिला स्तरीय होगा और तब अंत में जो बच्चे प्रतिभागी उसमें चुने जाएंगे वो राज्य स्तर तक जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं? आज लगभग 20 स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहिएगा? प्रोग्राम करवाया गया है और उसमें बिहार शासन का अहम भूमिका रही है, सहयोग रहा है। बिहार शासन हमेशा से चाहती है कि बच्चे पढ़ाई के अलावा भी खेलकूद, मनोरंजन जो भी होता है, खेलकूद, दौड़ और उसमें भी पार्टिसिपेट करें। उसमें भी हर चीज़ में स्कोप है। पढ़ाई लिखाई करके ही आप एक अच्छी मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं, ये सब से भी बहुत सारा स्कोप है। तो हम लोग इसमें भी बिहार शासन टीम हमेशा से बढ़ावा देती आई है और आगे भी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करवाएंगे, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, करवाते ही रहते हैं और आगे भी करवाने का काम करेंगे। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है बीमारियों को लेकर, एड्स वगैरह और भी कई सारी बीमारियों। आगे क्या कुछ और भी क्षेत्रों में आयोजित रहेगी क्या? देखिए,
छात्र संगठन मतलब होता है क्या, युवा का संगठन। और युवा जैसे चलता है समाज वैसे चलता है। तो हम लोग का शुरू से मानना रहा है कि हर क्षेत्र में छात्र हित ही नहीं, क्षेत्र हित में भी जो भी काम हो, जो भी खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।